वितरित किए जा रहे हैं। अवर अभियंतों को नियुक्ति पत्र यहाँ पर वितरित किए जा रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, जहां पर नियुक्ति पत्र वितरण का खास कार्यक्रम लखनऊ में आयोजित किया गया है। वन रक्षकों, वन्यजीव रक्षकों को यहाँ पर नियुक्ति पत्र वितरित किए जा रहे हैं, यानी जो पर्यावरण को संरक्षित करने में अपना योगदान देते हैं, यानी वन रक्षकों को यहाँ पर नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं और एक एक करके सभी युवाओं को यहाँ पर नियुक्ति पत्र वितरित करने का काम सीएम योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आ रहे हैं। वन रक्षकों, वन्यजीव रक्षकों को यहाँ पर नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं और ये खास कार्यक्रम लखनऊ में आयोजित किया गया है और हर मंच से सीएम योगी आदित्यनाथ जो है इसी बात का जिक्र करते हैं कि सभी को जो है मुरादाबाद से मोहम्मद नईम साहब, और पुनः लखनऊ से श्री अभय कुमार पांडे जी, पुनः मऊ से श्री विजय प्रताप सिंह जी, बरेली से श्री संजीव यादव जी, मिर्जापुर से श्री वीर बहादुर सिंह जी, संत कबीर नगर से अरुणेश जी और पीलीभीत से विकास जी। विकास सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है प्रदेश सरकार की। और दीपक कुमार जी गाजीपुर से, और अब उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में अवर अभियंता फतेहपुर से सुश्री पूजा त्रिपाठी, हाथरस से श्री पवन कुमार जी, और एक बार 73 करतल ध्वनि सभी को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। अब क्रम है 3 अभ्यर्थी साझा करेंगे अपने अनुभव, और उन 3 अभ्यर्थियों में सर्वप्रथम मैं आमंत्रित कर रहा हूं अभिनय सिंह जी को। अभिनय सिंह जी अपना अनुभव साझा करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्रीगण, के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार के वन विभाग के 688 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी होने और नियुक्ति पत्र वितरण के आज के समारोह में उपस्थित विभाग के मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार जी, विभाग के राज्य मंत्री श्री केपी मलिक जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, अपर मुख्य सचिव वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग संजय प्रसाद जी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष सुधीर कुमार शर्मा जी और वन विभाग के हमारे सभी अधिकारीगण, एक पारदर्शी शुचितापूर्ण भर्ती की प्रक्रिया संपन्न करके आज वन विभाग के 688 पदों पर नियुक्ति पत्र वितरण का एक कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को मैं इस भर्ती की प्रक्रिया को एक समय सीमा के अंदर पूर्ण करने के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सभी नवनियुक्त वन रक्षक और वन्य जीव रक्षकों का वन विभाग और उत्तर प्रदेश शासन का हिस्सा बनने के लिए
हृदय से स्वागत करते हुए आपको बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं कि आज के दिन पे देश और दुनिया की चिंता का जो सबसे बड़ा विषय है वह जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा दुनिया के सामने आ खड़ा हुआ है। अनियंत्रित, अवैज्ञानिक और अनियोजित विकास आज संपूर्ण मानवता के सामने एक नया संकट खड़ा कर चुका है। आप देख रहे होंगे असमय बारिश होना, अतिवृष्टि होना, ओलावृष्टि होना, एक ही समय में एक ही क्षेत्र में अलग अलग पार्ट में एक जगह सूखा पड़ा है, एक जगह बाढ़ आई है, कहीं पर अतिवृष्टि हो जा रही है और कहीं पर लोग एक बूंद जल के लिए तरस जाते हैं। दोनों नुकसानदायी है, अति सर्वथा वर्जित। और ये चीज आज हम सब जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों के भुक्तभोगी हैं। आज 688 ये नवनियुक्त वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक अगर ईमानदारी के साथ अपना कार्य करेंगे तो जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव को कम करने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। और इस दृष्टि से आज आपको यहां पर नियुक्ति पत्र वितरण के इस कार्यक्रम के साथ जोड़ा गया है। आप सब जानते हैं कि नियुक्ति की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद, यानी विभाग जब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग या विभागीय परीक्षा के बाद या जो भी बोर्ड और कमीशन के द्वारा परीक्षा होती है उसके बाद भी जब फाइनल नियुक्ति पत्र मिलने में लगभग 1 वर्ष लग जाता था, लेकिन बिना किसी उसके लिए लेट किए बगैर आपको 6 महीने से 1 वर्ष पहले यह नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है। एक विश्वास के साथ, एक नई प्रतिबद्धता के साथ कि अगर सरकार ने आपको 6 महीने या 1 वर्ष पहले यह नियुक्ति पत्र प्रदान किया है, भर्ती की प्रक्रिया से लेकर के नियुक्ति पत्र वितरण की पूरी प्रक्रिया में कहीं भी आपको सिफारिश कराने की आवश्यकता नहीं पड़ी, कहीं भी कोई लेन देन की नौबत नहीं आई, किसी भी स्तर पर आपको नहीं लगा होगा कि कुछ लोग प्रभावित करके परीक्षा में अनुचित साधन का प्रयोग करते हुए इस परीक्षा को प्रभावित कर सकते हैं। तो सरकार भी आपसे इसी अपेक्षा के साथ कार्य करने की उम्मीद करती है। यही अपेक्षा है। लगातार पिछले 7 वर्ष के अंदर, 7-7.5 वर्ष के अंदर सरकार ने कुछ कार्यक्रम आगे बढ़ाए। जैसे आपको बताया गया कि आज हमारे सामने जलवायु परिवर्तन के सामने जो सबसे बड़ी चैलेंज है वो घटते हुए जंगलों का है, वनाच्छादन का है। हमारे सामने जो चैलेंज है वह जलवायु परिवर्तन के लिए अनियंत्रित और अवैज्ञानिक अनियोजित विकास भी है। प्लास्टिक का बेतरतीब उपयोग भी है। ऐसे वस्तुओं का उपयोग जो पर्यावरण के लिए घातक हो सकता है, इन पर तमाम लगाम लगाने और रोकने के बावजूद फिर भी किसी न किसी स्तर पर इसका दुरुपयोग होता है। हम पहाड़ी क्षेत्रों में कभी जाने का अवसर प्राप्त होता है, देखते हैं वहां पर किसी भी सीजन में जाइए, जंगलों के बीच से धुआं उड़ता हुआ दिखाई देता है। जंगल जल रहे होते हैं, जंगल जलेंगे
पर्यावरण को भारी नुकसान होगा, भूस्खलन होगा। असमय तमाम जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों का सामना न केवल वन्य जीवों को करना पड़ेगा, बल्कि मानव भी उससे वंचित नहीं रह सकता। और यही कारण है कि वन के दायरे कम होने के कारण मानव वन्य जीवों के संघर्ष की नौबत भी आती है। और इसलिए आज से 7.5 वर्ष पहले हम लोगों ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था कि हमें वन आच्छादन बढ़ाना है। 2028-29 तक हमारा लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में वन आच्छादन हम 15% तक कर सकें। इसके लिए प्रतिवर्ष हम रिकॉर्ड मात्रा में वृक्षारोपण के बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। बड़े पैमाने पर 210 करोड़ वृक्षारोपण का कार्यक्रम अब तक हम लोगों ने पूरा किया। अब याद करिए, हम वृक्षारोपण तो करते हैं, इनको बचाने की जिम्मेदारी, जन सहभागिता के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम। और मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 7-7.5 वर्ष में इसके अच्छे परिणाम आए हैं। तमाम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने उत्तर प्रदेश के इस कार्य की प्रशंसा की, किसानों को इसके साथ जोड़ने के लिए प्रोत्साहित भी किया। लेकिन एक बड़ा दायित्व जो 647 वन रक्षक आज तैनात हो रहे हैं, नियुक्त हो रहे हैं, इनके ऊपर उनकी ट्रेनिंग के बाद यह दायित्व आने वाला है। दूसरा है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन कर सकता है, और वह भी ईमानदारी के साथ, पॉजिटिवली, जन सहभागिता के साथ जुड़ते हुए कैसे हम अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकें। इस कार्यक्रम को भी हम लोग अच्छे ढंग से निर्वहन कर सकते हैं। इसके 41 इंजीनियर भी आज यहां पे तैनात हो रहे हैं। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, आज आप देख रहे होंगे, ज्यादातर नदियां जो हमारे जल की बेहतरीन स्रोत थी, इन नदियों का अस्तित्व खतरे में पड़ा हुआ दिखाई देता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से देश की सबसे पवित्रतम नदी गंगा नदी को उन्होंने अविरल और निर्मल बनाने के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। उसके परिणाम सामने आए, लेकिन जन सहभागिता के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना और जिम्मेदार जो संयंत्र हैं, फैक्ट्रियां हैं, कारखाने हैं, या फिर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, संगठित संस्थाएं हैं, इनको नदियों को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए किए जाने वाले प्रयासों को अपनाने के लिए तैयार करना। ये सभी कार्यक्रम अगर एक साथ निरंतर रूप से आगे बढ़ते हुए दिखाई दें, तो स्वाभाविक रूप से हम लोग प्रकृति को ही बचा पाएंगे और पर्यावरण को भी बचा पाएंगे। इसके साथ ही 647 जो वन रक्षक है, इनके साथ वन्य जीव रक्षक भी तैनात किए जा रहे हैं। एक बड़ा दायित्व होगा ये, क्योंकि जब एक और न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि देश के तमाम राज्यों में चीजें हमें इस सीजन में हर वर्ष देखने सुनने को मिलता है कि वन्य जीव हिंसक हो रहे हैं, वन्य जीव और मानव में आपस में संघर्ष के कारण जनहानि हो रही है। स्वाभाविक रूप से हम सब के लिए तात्कालिक रूप से चिंता का विषय बनता है, क्योंकि एक भी व्यक्ति की जनहानि एक परिवार की जनहानि होती है, समाज की जनहानि होती है। और यह जो हानि है, इसके कारण बहुत सारे परिवार अनाथ हो जाते हैं। इसका कारण क्या है? स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं
जब किसी वन्य जीव के कमांड एरिया में जल भराव होगा, अतिक्रमण होगा, तो वह उससे दूसरे क्षेत्र की तरफ पलायन करेगा और आसानी से मानव बस्तियां इसकी चपेट में आती हुई दिखाई देती है। हमें इसके लिए स्वयं प्रशिक्षित होना है और फिर स्थानीय नागरिकों को गाइड के रूप में उन्हें प्रशिक्षित करना है। भाई अगर किसी गन्ने के खेत में या किसी जगह, क्योंकि तराई के क्षेत्र में जिन जिन जनपदों में ये शिकायतें मिली हैं, ये वे क्षेत्र हैं जहां पर जंगल और खेती एक दूसरे से सटी हुई दिखाई देती है। और जब भी ये स्थिति होगी, जंगल के अंदर पानी भरा, जंगली जानवर अपने बच्चों से या फिर अपने बच्चों की रक्षा के लिए स्वयं भी जंगल से पलायन करके खेतों की तरफ आते हैं। गन्ने के खेत में बैठे हुए हैं, अगर वहां कोई व्यक्ति अपने खेत में बिना किसी सावधानी के साथ अचानक गया और उस जंगली जानवर को, चाहे वो तेंदुआ हो, लकड़बग्गा हो या टाइगर हो, उसको ये पता लगेगा कि उसके बच्चे वहां पर हैं, कोई व्यक्ति वहां, अपरिचित व्यक्ति वहां पहुंच रहा है, तो हिंसक उस समय देखने को मिलता है, हिंसक होता है, हमला करता है। अगर हम सावधानी पहले से तैयार करें कि भाई यहाँ पे तेंदुआ है, बाघ है या लकड़बग्गा है या भेड़िया है, यह यहाँ पे नुकसान कर सकता है, इसको पहले हम यहाँ से बाहर की तरफ कर लें। इलेक्ट्रिक और सोलर फेंसिंग उन बॉर्डर वाले सीमावर्ती क्षेत्रों में हम कर लें जो खेत और जंगल को पूरी तरह अलग अलग करते हो, विभाजित करते हो। तो इलेक्ट्रिक जो हल्के शॉक लगेंगे, उसके कारण जंगली जानवर स्वयं ही इधर नहीं आएगा, उससे दूरी बनाएगा। और वह दूरी बनाएगा स्वाभाविक रूप से खेत में कार्य करने वाले खेतिहर किसान हो, श्रमिक हो या उनके अन्य रक्षक, वे सभी सुरक्षित रहेंगे। लेकिन इसके लिए हमें स्वयं भी पहले जागरूक होना पड़ेगा, प्रशिक्षित होना पड़ेगा, फिर स्थानीय नागरिकों को गाइड के रूप में हम उसके लिए तैयार करें। वन विभाग को हम लोगों ने इसके लिए धनराशि भी दी है और मैं फिर कहूंगा कि प्राथमिकता के आधार पर उन क्षेत्रों में हम फेंसिंग, इलेक्ट्रिक और सोलर फेंसिंग करें, जो जंगली जानवरों को नुकसान तो न पहुंचाएं, लेकिन उनके मन में एक भय जरूर आए, इलेक्ट्रिक शॉक हल्का सा लगेगा और पीछे भागेंगे, फिर इधर आने का साहस नहीं कर पाएंगे। हमें इसको प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे जनहानि को हम रोक सकें और ग्रामीणों में, गांव के लोगों में, आम जनमानस में जो आक्रोश मानव वन्य जीव संघर्ष के कारण पैदा होता है, इस संघर्ष से हम बचा सकें। और मुझे लगता है कि बहुत आसान कार्य है। एक प्रशिक्षण, इसमें उचित प्रशिक्षण हो, कोई जानवर अचानक हमला नहीं करेगा। हिंसक से हिंसक जानवर होगा, वह अचानक किसी मनुष्य पे हमला नहीं करता, लेकिन हां, अपनी रक्षा के लिए जब उसके सामने कोई उपाय नहीं होता तो हिंसक होता है। और हिंसक तभी वह होता है जब एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते हुए दिखाई देता है। क्योंकि उसका कमांड एरिया में टाइगर आ गया तो स्वाभाविक रूप से तेंदुआ नीचे आएगा। टाइगर अगर भेड़िया के कमांड एरिया में आ गए तो भेड़िया वहां से नीचे आएगा और नीचे आएगा, मानव बस्ती के नजदीक आएगा। और फिर जब मनुष्यों से उसकी मुठभेड़ होती है और एक बार वह नरभक्षी होता है, तो फिर उसके मुंह में आसान सा शिकार बनाने की एक इच्छा बलवती दिखाई देती है। और हमें इसके लिए स्थानीय स्तर पर लोगों को व्यापक पैमाने पर प्रशिक्षण देना पड़ेगा, प्रशिक्षित करना पड़ेगा, इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। याद रखना, जीवन चक्र मनुष्य के साथ साथ जीव और जंतुओं के साथ भी मिलकर के बना हुआ है। इसके बगैर इस प्रकृति के और पर्यावरण की रक्षा संभव नहीं हो सकती। हर व्यक्ति एक दूसरे पर, हर जीव एक दूसरे पर आश्रित है और इस जीवन चक्र को मानते हुए इसको संरक्षित करने के लिए किए जाने वाले प्रयासों की दिशा में हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि मानव वन्य जीव संघर्ष को उत्तर प्रदेश पहला राज्य है
जिसने आपदा की श्रेणी में घोषित करते हुए जनहानि होने पर 5 लाख रुपए की व्यवस्था देने की व्यवस्था की है। मानव वन्य जीव संघर्ष से जनहानि होने पर या घायल होने पर हम धनराशि देते हैं। साथ साथ अगर सर्पदंश से भी किसी व्यक्ति की मौत होती है तब भी उसके लिए भी धनराशि, उसे भी आपदा की श्रेणी में लेकर उसे भी धनराशि उपलब्ध कराया जाता है। 5 लाख रुपए की सहायता तत्काल उस परिवार को उपलब्ध करवा दिया जाता है। एंटीस्नेक वेनम हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सीएससी और सीएससी में रखने की व्यवस्था भी की गई है, लेकिन इस दिशा में व्यापक पैमाने पर कार्य किए जाने की आवश्यकता है। वनों को अवैध कटान को रोकने की आवश्यकता है। अवैध खनन जिसके कारण वनों को नुकसान होता हो उसको रोकने की आवश्यकता है। या फिर अनावश्यक रूप से बहुत बार ये देखने को मिलता है कि जो वन्य जीवों का शिकार करने वाले शिकारी हैं ये भी सीमाओं का अतिक्रमण करते हुए जब हमारे क्षेत्र में घुसते हैं हमें उसको सख्ती के साथ रोकना पड़ेगा। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी करनी चाहिए और ये अक्सर उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे लोगों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई हुई। उसी का परिणाम है कि आज वनाच्छादन भी बढ़ा है। वन्य जीव टाइगर हो, तेंदुआ हो या अन्य वन्य जीवों की संख्या भी यहाँ के जंगलों में बढ़ी है, लेकिन मानव वन्य जीव संघर्ष को हर हाल में रोकना, इसके लिए तात्कालिक उपाय भी करना, लेकिन स्थानीय नागरिकों को भी गाइड बना करके उन्हें प्रशिक्षित करने की दिशा में एक नए प्रयास को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। वहां पे इलेक्ट्रिक और सोलर फेंसिंग की दिशा में भी कार्य करना, इसके लिए ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। एक साथ मिलकर के अगर आप कार्य करेंगे वन रक्षक के रूप में, वन्य जीव रक्षक के रूप में, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अभियंता के रूप में, तो जो इकोसिस्टम हमारा तैयार होगा वह लोगों के लिए एक मॉडल बन सकता है और इस दिशा में सामूहिक प्रयास को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। अगर हम पेड़ भी लगा रहे हैं, अगर जन सहभागिता के साथ उसको लगाएंगे तो आप लगाने में योगदान देंगे, लेकिन रक्षा करने में वहां के स्थानीय नागरिक, स्थानीय ग्रामीण या शहरवासी उसमें योगदान देंगे। वे उसको बनाने का, उसको सुरक्षा करने में, उसके संरक्षण में अपना योगदान देंगे। जब हम केवल विभागीय स्तर पर ही इन सब कार्यक्रमों को चलाते हैं तो अक्सर क्या होता है, हम पेड़ लगाते हैं, कोई आके उसको उखाड़ देता है, कोई इसको तोड़ देता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं। लोगों को बताने की आवश्यकता है, ये पेड़ जो लग रहे हैं, जो वन लग रहे हैं, ये जो वृक्षारोपण के कार्यक्रम हो रहे हैं, यह केवल एक कार्यक्रम नहीं है, ये जीवन रक्षा का एक बेहतरीन उपाय है जो हमें एनसीआर के क्षेत्र में नवंबर से लेकर के फरवरी तक हमेशा सुप्रीम कोर्ट की फटकार सुननी पड़ती है। स्मॉग के कारण दिल्ली के अंदर दम घोटू वातावरण हो जाता है और उस समय का वातावरण कैसा होता है, श्वास के रोगी घर के बाहर नहीं निकलते, लगातार टेलीविजन में बुलेटिन चलती है, लगातार इस पे न्यायालय गंभीरता से सब मुद्दों को लेती है। तमाम एनजीटी और अन्य जो न्यायिक संस्थाएं, संगठन है, संस्थाएं, उनके द्वारा भी अलग अलग ऑर्डर पास किए जाते हैं। सबकी चिंता एक ही है, क्योंकि वहां पे बड़े पैमाने पे पर्यावरण की क्षति पहुंची है, वनाच्छादन कम हुआ है, नदियां प्रदूषित हुई हैं। सस्ता सा सरल सा रास्ता अपना दिया है कि धान की कटाई होती है, उसमें पराली पे आग लगा दो। आज इसके लिए बायो कंप्रेस्ड यूनिट लग रही है, यानी किसान आज धान का दाम तो पाएगा ही, लेकिन साथ साथ अतिरिक्त दाम वह पराली का प्राप्त कर सकता है। इसके लिए बायो कंप्रेस्ड यूनिट उसके लिए पराली खरीदने की व्यवस्था भी करता है। अच्छा दाम किसान को मिल सकता है। प्रदेश सरकार ने इस दिशा में अनेक कार्यक्रम बनाए हैं भारत सरकार के साथ मिलकर के, और उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा प्रयास है कि हम लोग कम से कम 100 बायो कंप्रेस्ड यूनिट लगाएं। कुछ हमारी लग चुकी हैं, अच्छी प्रोग्रेस चल रही है, और मैं चाहूंगा कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, संबंधित विभागों, वैकल्पिक ऊर्जा विभाग को इस दिशा में इस प्रयास को आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे पर्यावरण की रक्षा करने में इथेनॉल, उसके माध्यम से बनने वाला इथेनॉल के निर्माण में भी
उत्तर प्रदेश अग्रणी भूमिका के साथ आगे बढ़ सके। आज नियुक्ति की प्रक्रिया के साथ आपको जोड़ा जा रहा है। आपको मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस पूरी परीक्षा में हम लोगों ने बहुत पारदर्शी तरीके से परीक्षा के पूरे पैटर्न को बदलने का काम किया है। आपने देखा होगा, जब थोड़ी भी हम सावधानी बरत लें तो किसी नौजवान के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस कोई नहीं कर पाएगा। इसके लिए प्रदेश सरकार ने पूरी पारदर्शी तरीके से नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य किया है और इसके लिए हमने सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 को लागू किया है, जिसमें हम लोगों ने, चाहे वो नकल माफिया हो, सॉल्वर गैंग हो या पेपर लीक जैसी गतिविधियों में लिप्त ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, यहां तक कि उससे 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और आजीवन कारावास तक का प्रावधान हमने इस एक्ट के माध्यम से ऐसे तत्वों के खिलाफ किया है। दूसरा, इसमें भी परीक्षा की शुचिता पर किसी प्रकार की कोई आंच ना आने पाए, इसके लिए हम लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया है। फेस रिकॉग्निशन का जो हमारा बायोमेट्रिक सिस्टम है, इसका बेहतरीन उपयोग किया है और हर एक सेंटर पर, परीक्षा के जितने भी सेंटर हैं प्रदेश में, जितने भी सेंटर बनते हैं, वहां बैठने वाले जो अभ्यर्थी होंगे उनको नहीं पता होगा, लेकिन सीसीटीवी कैमरे ऐसे लगाए जाते हैं कि एक एक सीसीटीवी कैमरे को हम लखनऊ में बैठ करके स्क्रीन पर मॉनिटर कर सकते हैं कि ये परीक्षार्थी वहां बैठा हुआ है, इधर उधर क्यों झांक रहा है। यहीं से मैसेज चला जाता है और फिर वहीं पे कार्रवाई होती है। उसको नहीं पता होता है कि ये कोई कार्रवाई हो रही है, या कोई वहां पे अभ्यर्थी के साथ साथ कोई परीक्षक किसी कदाचार में लिप्त पाया जा रहा है, तो यहीं से ही उसके खिलाफ एक्शन की कार्रवाई शुरू हो जाती है। तो इसको उस रूप में सीसीटीवी कैमरे से भी आच्छादित करने के कार्य के साथ जोड़ा जाता है और उसी का परिणाम है कि आपने अभी हाल ही में देखा होगा कि कैसे 60,200 पुलिस कार्मिकों की भर्ती की परीक्षा को हमने प्रदेश के अंदर सकुशल संपन्न किया है। पहली बार किसी सिविल पुलिस ने, दुनिया की किसी भी सिविल पुलिस ने इतनी भर्ती की प्रक्रिया एक साथ संपन्न की हो और भर्ती की प्रक्रिया में कहीं कोई आंच नहीं, पारदर्शी तरीके से। और हम लोगों ने तय किया, अभी तो ये आज यहाँ पे 688 पदों पर नियुक्ति पत्र वितरित हो रहे हैं, लेकिन हम अगले 6 महीने के अंदर 40,000 ऐसी भर्तियां हैं जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से नियुक्ति पत्र के साथ जिनको हम जोड़ने जा रहे हैं। 40,000 नौजवान को नियुक्ति से जोड़ रहे हैं। 60,200 से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से संपन्न होगी और जैसे ही भर्ती प्रक्रिया संपन्न होगी फिर इसमें 40,000 और नई भर्ती हम पुलिस कार्मिकों की फिर अध्याचन जारी करते हुए इस प्रक्रिया को उसी पारदर्शी तरीके से संपन्न करेंगे। उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग का गठन हो चुका है, इसमें भी हजारों पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ होने जा रही है। बेसिक, माध्यमिक, उच्च, व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा में भी भर्ती की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शी तरीके से आगे, और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भी भर्ती की प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाते हुए हजारों पदों पर उत्तर प्रदेश के युवाओं को भर्ती के साथ जोड़ने की कार्रवाई, सरकारी नौकरी के साथ जोड़ने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया। जहां आवश्यकता पड़ी है वहां पे उस प्रकार का रिफॉर्म भी किया गया है। जैसे आज 647 ये वन रक्षक और वन्य जीव रक्षकों की तैनाती हुई, इनको इनकी लिखित परीक्षा भी हुई, लेकिन साथ साथ 4 घंटे में 25 किलोमीटर की दौड़ भी इनकी हो, यह प्रक्रिया भी इसके साथ जोड़ी गई है। और मुझे लगता है कि ये प्रक्रिया एक चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है। यद्यपि शारीरिक दक्षता तो होनी चाहिए, लेकिन फिर भी उसमें
तमाम चीजों में जहां शिथिल करना था वहां शिथिल करने की कार्रवाई की गई, जहां पे सख्ती करनी थी वहां पर सख्ती करने की कार्रवाई भी की गई, लेकिन युवाओं के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ न हो, यह व्यवस्था करने के साथ ही ये पूरी प्रक्रिया को हमने आगे बढ़ाया। और आज इसी का परिणाम है कि जो 688 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया हुई है, इसमें 124 से अधिक केवल बालिकाएं सेलेक्ट हुई हैं, जो अपने इस साहित्य का निर्माण इस फील्ड में भी करते हुए अपना योगदान देंगे। आपके सामने ये चीजें कुछ मैंने बताई, कैसे कैसे भर्ती की प्रक्रिया के साथ हम जोड़ रहे हैं। लेकिन मैं आप सबसे एक बात जरूर कहूंगा, क्या 2017 के पहले भर्ती की प्रक्रिया को इतनी पारदर्शी तरीके से, इसके साथ सुचितापूर्ण तरीके से करना संभव था? कभी नहीं, वो संभव ही नहीं था, क्योंकि उस समय तो जितने आयोग थे, जितने बोर्ड थे, वे स्वयं ही दागी बन चुके थे। उनके ऊपर तमाम प्रश्न खड़े हो रहे थे। उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य उस समय स्वयं संदेह के घेरों में थे, और आज भी तमाम की सीबीआई की इंक्वायरी आज भी चल रही है। स्वाभाविक रूप से उन्होंने उस समय ईमानदारी पूर्वक कार्य नहीं किया, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। उस समय सरकारों की कार्य पद्धति ऐसी थी जिन्होंने न केवल युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, बल्कि प्रदेश को पहचान के संकट के दौर से भी गुजारा था। यही प्रदेश है 2017 के पहले युवा, उत्तर प्रदेश का युवा जब उत्तर प्रदेश के बाहर जाता था, पहचान के संकट के दौर से गुजरता था। लोग बोलते थे, अगर कहीं पूछ लिया किसी ने कहां से आए हैं, और अगर उसने उत्तर प्रदेश बता दिया, तो ये मान के चलिए कि उसको होटल तो बात की, यानी होटल की बात तो दूर, वहां तो लोग व्यक्ति पेड करके जाता है, तब भी होटल में भी रूम नहीं मिलता था, और धर्मशाला में तो खैर रखने का कोई प्रश्न ही नहीं होता था। लोग भगा देते थे, कहते नहीं भैया हमारे यहाँ जगह नहीं है, किराए पे कमरे नहीं मिल पाते थे। कौन लोग थे जिन्होंने पहचान का संकट खड़ा किया था? ये पहचान का संकट वही लोग खड़े करने वाले हैं जो लोग पेपर लीक करने वाले गैंग के सरगनाओं को अपने शागिर्द बनाते थे, जो लोग नियुक्ति की, भर्ती की प्रक्रिया निकलने के साथ जिनकी सूची भी चली जाती थी, और उस सूची के साथ ही उनके द्वारा वसूली भी प्रारंभ होती थी। किसी गरीब के बच्चे को, किसी मेरिटोरियस छात्र को जो अपनी योग्यता, अपनी क्षमता से आगे आना चाहता है, उसको नियुक्ति नहीं मिल पाती थी। नियुक्ति बैकडोर से होती थी, सूची जारी होती थी, अलग अलग लोगों के परिवार के अलग अलग लोगों की सूची अलग जाती थी, और फिर उन्हीं लोगों का सिलेक्शन होता था, बाकी लोग देखते रह जाते थे। युवा आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था। इस प्रक्रिया को पूरी सख्ती के साथ रोका गया। जो भी इस प्रकार की बेईमानी में लिप्त थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। स्वाभाविक रूप से लगेगा, क्योंकि वे एक्सपोज हो रहे हैं और इसलिए दुष्प्रचार का भी सहारा लेते हैं। तमाम दुष्प्रचार करेंगे, तमाम प्रकार के अनर्गल प्रलाप करेंगे। उनसे ही पूछा जाना चाहिए, जब उनकी सरकारें थी तब क्या कर रहे थे? क्यों नहीं भर्ती की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से संपन्न हो पा रही थी, और क्यों बार बार न्यायपालिका को इन भर्ती की प्रक्रियाओं को रोकना पड़ा था? याद करिए, हम लोग आए तो 1,55,000 से अधिक तो केवल पुलिस के कार्मिकों के पद, जिनको हमने एक समय सीमा के अंदर पूरा भर दिया। वे सभी पुलिस कार्मिक आज के दिन पे फील्ड में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। 1,64,000 शिक्षकों की भर्ती बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में हम लोगों ने संपन्न की। क्यों नहीं भर्तियां 17 के पहले संपन्न हो गई? अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, माध्यमिक शिक्षा या माध्यमिक या उच्चतर शिक्षा चयन आयोग से जुड़े हुए, या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती बोर्ड से जुड़े हुए चयन की प्रक्रिया में जो 6.5 लाख नौजवानों को प्रदेश के अंदर नौकरी मिली, ये 2017 के पहले क्यों नहीं मिल पाई? कारण था 2017 के पहले
न सरकार की भर्ती की कोई नीति थी, न नीयत अच्छी थी। भ्रष्टाचार और अनावश्यक रूप से घूसखोरी उनकी पहचान बन चुकी थी। आज उससे प्रदेश को मुक्त किया गया है। सख्ती से ऐसे तत्वों के खिलाफ लगाम कसी गई है। तो स्वाभाविक रूप से जब गिरोह का कोई व्यक्ति परेशान होगा तो गिरोह के सरगना को तो परेशान होना स्वाभाविक है, और वो परेशान होंगे तो कुछ न कुछ तो बोलेंगे। भाई हमने देखा बड़े बड़े डकैत और अपराधी जब पकड़े जाते हैं वो कभी नहीं कहता साहब मैं इसमें दोषी हूं। वह भी अंतिम दम तक, जब तक उसको प्रमाण नहीं दिखा दिया जाता है कि देखो भाई तुमने ये कृत्य किया, हो कहता साहब मैंने नहीं किया है। फिर उसको फुटेज दिखाए जाते हैं, अरे देखो ये सब क्या है, कहता हाँ साहब गलती हो गई। तो यही कहते हैं, ये वही लोग हैं जो गलती करते हैं स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन इनको इनके फुटेज दिखाने पड़ते हैं, बताने पड़ते हैं, और फिर इनको एहसास कराना पड़ता है तुमने गलती की है। और इसीलिए प्रदेश की जनता बार बार तुम्हें ठुकरा रही है, बार बार ठोकर मार रही है। और इसीलिए मैं आज आप सबसे कहूँगा कि जिस ईमानदारी और सुचितापूर्ण तरीके से आपको नियुक्ति की प्रक्रिया के साथ जोड़ा जा रहा है, यह नियुक्ति एक नए उत्तर प्रदेश की आधारशिला रखने की प्रक्रिया है। यह नए भारत का नया उत्तर प्रदेश जो 2017 के पहले भारत के विकास का बैरियर था, आज बैरियर नहीं बल्कि भारत के विकास का, प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन का एक ग्रोथ इंजन बनकर के भारत के विकास में अपना योगदान देगा। और $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए हर विभाग की सामूहिक जिम्मेदारी है। विकास भी कराना है लेकिन नियोजित हो, वैज्ञानिक हो, पॉल्यूशन फ्री हो। हम ऐसा विकास कराएंगे जहां पर विकास का लाभ भी लोक कल्याण के लिए मिले, योजनाओं का लाभ भी लोगों को मिले, लेकिन हम पर्यावरण के संरक्षण के उत्तरदायित्व को भी अपने ऊपर लेकर के तेजी के साथ आगे बढ़ा लें। और ये संभव है, हम सब मिलकर के इस दिशा में सामूहिक प्रयास करेंगे तो इसके परिणाम आएंगे। आज के इस अवसर पर इस भर्ती की प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को जैसे धन्यवाद देता हूं। मैं इस अवसर पर धन्यवाद देता हूं वन विभाग को, जिन्होंने एक समय सीमा के अंदर सारी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए 688 वन रक्षक, वन्य जीव रक्षक और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के 41 इंजीनियर्स को आज नियुक्ति पत्र के साथ जोड़ा गया है। और अंत में मैं आप सभी को, जो अभ्यर्थी हैं जिन्हें नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है, उन सभी को, आपके अभिभावकों को, माता पिता को और जो भी आपके मित्र और शुभचिंतक हैं, उन सबको भी मैं हृदय से बधाई देता हूं। आपका जीवन मंगलमय हो और प्रदेश के विकास के लिए आप सबका योगदान निरंतर प्राप्त हो, इस विश्वास के साथ मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।